हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वस्तुएं हैं वो दो तरह की होती हैं। एक जिसे पुनः खरीदते समय खरीदने वाला बेचने के पर्पस से नहीं खरीदता, ठीक है, उसका वो खरीदने वाले दो लोग हो सकते हैं, एक उपभोक्ता भी हो सकता है, और हमने ये सीखा कि उत्पादक भी ऐसी वस्तुएं खरीदता है जिसे वो बेचता नहीं है, ठीक है। तो जो वस्तुएं खरीदते समय खरीदने वाले का उद्देश्य उसे पुनः बेचना ना हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं, चाहे खरीदने वाला उपभोक्ता हो या उत्पादक या फिर विक्रेता। और वे वस्तुएं जिसे खरीदने के बाद पर्सन बेचने की सोचे। अब बेचने के लिए ये नहीं, एक उपभोक्ता अगर किसी चीज़ को खरीदता है और उसे बेचने की सोचता है तो बेटा वो उस समय उपभोक्ता नहीं है, उस समय वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? उत्पादक। तो उत्पादक के पास ही सिर्फ मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, ऐसी वस्तुएं जिसे खरीदते समय उसका उद्देश्य पुनः बिक्री हो, चाहे वो रेडीमेड खरीद के बेच दे या फिर उस पर अभी काम करवा के फिर बेचने का उद्देश्य हो, तो वो कच्चे रूप में भी मध्यवर्ती है, और अगर बनी बनाई खरीद के बेचेगा तो वो भी क्या कहलाती है? मध्यवर्ती। तो दो तरह की वस्तुएं थी, अंतिम और मध्यवर्ती। आज हम उसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस आप अपनी रजिस्टर्स में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। तो अंतर देने के लिए हमेशा अंतर का आधार ज़रूर बनाइए। सबसे पहला अंतर, यानी इन दोनों में अंतर किस बेसिस पे है, तो सबसे पहला इन दोनों की परिभाषा अलग है। अंतिम वस्तुएं क्या होती है भाई? अंतिम वस्तुएं होती है जिसे पुनः बिक्री नहीं होती, जिसकी पुनः बिक्री नहीं होती। तो फिर किस लिए खरीदा होगा उस पर्सन ने? भाई हम अगर उपभोक्ता की बात करें, वो पर्सन उपभोक्ता होगा तो उपभोग के लिए खरीदा होगा, और अगर वो विक्रेता होगा तो वो बेच नहीं रहा, तो जिन वस्तुओं को बेचता नहीं, याद रखना, इसका मतलब उसमें उसने पैसा फंसा दिया उत्पादक ने, तो निवेश। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसे उपभोग या निवेश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो उपभोग या निवेश में प्रयोग होती है। अच्छा, फिर मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उसी वर्ष, यानी याद रखना, हर साल आपको चेक करना है एज अ प्रोड्यूसर। अगर मैं बात करूँ एज अ प्रोड्यूसर, देखिए हर साल आपको ये बताना होगा कि आपकी कौन सी वस्तु, ये वस्तुएं हैं कुछ, ये आपकी वस्तुएं हैं, तो ये वस्तुओं में आप कच्चा माल लेके आए। अगर ये कच्चा माल, ये आपका ये रेडीमेड सामान जो आप लाए हैं वो आप इसी साल बेच देते हैं, 10,000 का सामान लाए हैं, तो ये 10,000 का सामान आपकी मध्यवर्ती है। लेकिन अगर ये 10,000 का सामान में से 2,000 का सामान नहीं बिका, अंतिम बच गया, अंतिम स्टॉक के रूप में बच गया, तो ये इस साल इसमें पैसा फंसा हुआ, इसका मतलब इस साल ये नहीं बिकी, इसका मतलब इस साल इसका उद्देश्य बिक्री नहीं था, तो बिक्री नहीं था तो ये एक निवेश की कैटेगरी में जाएगी उत्पादक के लिए, और ये क्या बन जाएगी? अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु याद रखना, उसी वर्ष, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी वर्ष पुनः बिक्री, जो उसी वर्ष पुनः बिक्री या आगे उत्पादन के लिए प्रयोग होती हैं। अच्छा, उत्पादन परिसीमा नेक्स्ट डिफरेंस है। उत्पादन परिसीमा का मतलब है भाई किस पे काम होगा। अभी जैसे मान लीजिए अब आप एक फर्म है, एक उत्पादक हैं, आप एक जगह आपको एक शर्ट बनानी थी, आपको 20-25 पीसेस बनाने थे। अब आप उसके लिए कपड़ा लेने गए, बहुत मतलब आपने बहुत धूप में भटके, आप अलग अलग बाज़ारों में गए, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर आपने लोगों को बोला कि जाओ ढूंढो, ऐसा कपड़ा चाहिए आपको स्पेशल टाइप का। तो आपने बहुत खर्चा किया उस कपड़े को ढूंढ, मार्केट से वहाँ अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए किराया विराया दिया, है ना। तो आप क्या करेंगे? उस किराए की भी वैल्यू को आप अपने उत्पादन करते समय उस सामान में जोड़ेंगे। भाई मैं ये भी वसूलूंगा अपने कंज्यूमर से, ठीक है ना। यानी क्या कहते हैं कि अभी उस पर काम चलेगा। आप अंतिम वस्तु, आप कच्चा कपड़ा खरीद के तो लाए हैं, यानी उस पर अभी काम चलेगा, आप उस पर काम करवाएंगे, और उस पर जितने भी खर्चे होंगे उसकी मूल्य में, वो खर्चे उसकी मूल्य में जुड़ेंगे। तो दो डिफरेंस यहाँ समझ जाने चाहिए आपको कि मध्यवर्ती वस्तुएं अभी भी उत्पादन उस पर होगा जब तक वो बिक नहीं जाती, किसी अंतिम के पास नहीं पहुँच जाती, तो जब उसका अभी वो अटकी हुई बीच में, इसका मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा या सीमा के भीतर होती है, क्योंकि उन पे काम होगा, और जब जब काम, जितना भी काम होगा, उस काम पे जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे से उस सामान की, उस शर्ट की, कपड़े की, 1,000 का शर्ट का पीस कपड़ा लेकर आए, उस पर किराया दिया, मजदूरी दी, वो सब उसके मूल्य में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। जबकि अगर अंतिम वस्तु की बात की जाए, अब आप एक शर्ट लेने किसी भी मार्केट गए हैं, अब आपने शर्ट 1500 की एक शर्ट खरीद ली, अब उस 1500 की शर्ट खरीदने के लिए आपने 200 रुपये का किराया फूंक दिया उस मार्केट में जाने के लिए, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरी शर्ट की वैल्यू 1700 है। तो यानी अंतिम वस्तुएं क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि आपको किसी को बेचनी थोड़ी है, तो अंतिम वस्तुओं की में मूल्य वृद्धि खरीदते समय उस पर किए गए खर्चे उस वस्तुओं के मूल्य में नहीं जोड़े जाते, मूल्य वृद्धि नहीं होती।
और इसीलिए हम बोलते हैं कि उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है, यानी कि ये बिक गई है, अब इस पर कोई उत्पादन नहीं होगा, जिसके पास गई ख़त्म। तो ये अंतिम वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है और ये अभी भी इस पर काम चलेगा उत्पादन परिसीमा के भीतर। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कहाँ जाएगी, कहाँ इसका यूज़ होगा। तो अंतिम वस्तु का याद रखना, आगे मैं आपको रीज़न बताऊंगी। अंतिम वस्तुओं को घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों में शामिल किया जाता है। सीधा एक अलग एक याद रखने के लिए अगर आपको लॉजिक दूँ, भाई देखो अंतिम वस्तुओं में सारा काम हो चुका है, बिल्कुल तैयार है, जिसके पास गई ख़त्म, तो शामिल होगा। और ये तो अभी बनी ही नहीं है ढंग से, तो ये इसका मूल्य राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस दे सकते हो कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में 4 डिफरेंस हो गए: परिभाषा, उत्पादन परिसीमा, मूल्य वृद्धि और प्रकृति। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतिम वस्तुओं को डिटेल में थोड़ा सा। अंतिम वस्तुओं की 2 कैटेगरी थी, उपभोग के लिए यूज़ हुई या निवेश के लिए। अच्छा, उपभोग के लिए जो यूज़ होती है ना, वो उपभोक्ता यूज़ करता है, कैसे पता चलेगा? तो हम जो उपभोग के लिए यूज़ करते हैं एज अ उपभोक्ता, उसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। और उत्पादक जिन वस्तुओं को अंतिम वस्तु बोलता है उस पर वो निवेश करता है, तो उसे बोलते क्या हैं? उसे कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं 2 हैं, एक उपभोग वस्तुएं और एक पूंजीगत वस्तुएं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं? आप उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो जो वस्तुएं खरीद रहा है वो सब उपभोग वस्तुएं। लेकिन अगर आप अपने घर में एज अ उपभोक्ता अपने घर का सामान देखेंगे, बहुत सारा सामान है, दाल चावल चीनी आटा चप्पल जूते, है ना, टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ है, लेकिन मैंने उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इसका रीज़न, इसका लॉजिक क्या है? तो आप अगर अपने घर के सामान को देखोगे तो कुछ सामान टाइम इंटरवल के बेसिस पे टाइम पीरियड देखो, तो कुछ सामान तो सुबह आता है ख़त्म, कुछ सामान आप देख रहे हो अरे 6 महीने 7 महीने से यही रोज़ यूज़ हो रहा है, कुछ सामान आप देख रहे हो अरे ये तो बड़े लंबे समय से यूज़ हो रहा है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हैं, चाय टोस्ट मिल्क सब पी के खा के जाते हैं, रोज़ आता है रोज़ ख़त्म होता है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप शूज़ पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, तो शूज़ 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल चलाते हैं। उसके बाद फ्रिज कूलर टीवी रोज़ देख रहे हैं और आपने आपकी नज़रों के सामने, बट ये थोड़ी है कि सुबह कुछ और होता है, शाम कल आज सुबह कुछ और है फ्रिज, कल सुबह कुछ और फ्रिज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो उपभोग वस्तुओं में उपभोक्ता के पास जो सामान होता है ना, उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने वस्तुओं को, उपभोक्ता वस्तुओं को वैसे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बट एक सेवाओं को भी हमने शामिल कर लिया। तो उपभोग वस्तुओं की तीन कैटेगरी अभी लेके चलिए। जो वस्तुएं लंबे समय तक आपको दिख रही हैं कि अरे 3 साल 4 साल रोज़ उठो सुबह वही शक्ल दिखती है उस चीज़ की, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब रोज़ थोड़ी खरीदता है कोई, है ना। तो ये वस्तुएं क्या होती है? जिनका प्रयोग बार बार लंबे समय अवधि तक किया जाता है, बार बार आप उसको यूज़ करें, बार बार लंबे समय अवधि तक यूज़ होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको लगता है ज़्यादा नहीं, लेकिन 6-7 महीने से तो दिख ही रही है, 8 महीने मतलब ज़्यादा, ये बार बार यूज़ ये भी होती है। ठीक है, लेकिन ये एक टाइम पीरियड होता है फिक्स कि 6 महीने में आपने शूज़ खरीदे, 8-9 महीने में ख़त्म, वो फट जाते हैं तो दूसरा लेने पड़ते हैं। तो ये ऐसी भी वस्तुएं दिखती हैं आपको। और आपके घर में कुछ ऐसा सामान होता है जो रोज़ आता है, हर सुबह आता है, ख़त्म होता है, फिर अगली सुबह आता है। तो जो वस्तुएं बार बार यूज़ होती है वो टिकाऊ हैं, जो थोड़ा कम समय तक यूज़ होती है वो अर्ध टिकाऊ हैं, और जो एक बार यूज़ होके ख़त्म हो जाती है गैर टिकाऊ या इसे एकल उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है बेटा? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग बार बार लंबे समय अवधि में किया जाता है वो टिकाऊ वस्तुएं हैं, लंबी है, टिकाऊ है। अर्ध टिकाऊ मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, एक सीमित समय होगा, 1 साल 1.5 साल 8 महीने 6 महीने, ठीक है ना, जो सीमित समय अवधि के लिए प्रयोग की जाती हैं। अच्छा, फिर गैर टिकाऊ क्या है? जिनका प्रयोग एक बार, ये गैर टिकाऊ है मतलब एकल उपभोग है, एक बार यूज़ हुआ ख़त्म, ठीक है ना, जिनका प्रयोग एक बार के उपभोग में होता है, जो एक बार के उपभोग में अपना अस्तित्व खत्म कर देते, समाप्त हो जाती है। तो ये हमारी उपभोग वस्तुएं हैं। अब बात करते हैं अंतिम वस्तुओं में पूंजीगत वस्तु, जो किसके पास होती है बेटा? उत्पादक के पास, है ना। अच्छा, ये कहाँ यूज़ करता है इसे? आप तो उपभोग में यूज़ करते हैं, ये कहाँ यूज़ करता है? उत्पादन में। अच्छा, उत्पादन में तो 2 तरह से वस्तुएं यूज़ होती हैं, जो बिक जाती हैं और जो बिकती नहीं। जो बिकती नहीं वो पूंजीगत है। अच्छा, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है भाई? मशीन पे कपड़ा शर्ट में कन्वर्ट होकर बिक जाएगा, लेकिन वो मशीन जो बना रही है वो रहेगी पूंजीगत वस्तु,
ठीक है। यानी पूंजीगत वस्तु क्या कह सकते हो कि उस कपड़े को शर्ट में बदलने का काम कर रही है, यानी ये दूसरी वस्तुओं का उत्पादन में सहायता दे रही है। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में क्या देती हैं? सहायता करती हैं, मशीन। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता देती हैं उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। और इसके उदाहरण क्या लेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। तो अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है? पेपर में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में तीन चार स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और बोला जाएगा कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, इसमें नहीं, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में डिफाइन करना है। अब अगर एग्जांपल देती हूँ कि मिठाई शॉप वाले ने दूध खरीदा, मिठाई शॉप वाला अगर दूध खरीदता है तो बेटा मिठाई शॉप वाला अगर दूध खरीदता है सोचो क्या करेगा? उससे मिठाई बनाएगा और जो दूध है वो मिठाई में कन्वर्ट होकर बिक जाएगा। ठीक है, तो वो मध्यवर्ती हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर एक उपभोक्ता दूध खरीदता है तो वो क्या बन जाएगा? अंतिम। तो आपको कारण क्या लिखना है? अगर एक अंतिम वस्तु होगी तो लिख देना उपभोग के लिए, उपभोक्ता ने यूज़ करी तो उपभोग उद्देश्य के लिए यूज़ हुआ इसलिए अंतिम है। और अगर मध्यवर्ती है तो आपको यही लिखना है कि क्योंकि इसका प्रयोग उसी वर्ष पुनः बिक्री के लिए किया गया, पुनः बिक्री के लिए किया गया तो मध्यवर्ती, और अगर पुनः बिक्री के लिए नहीं किया गया तो क्या है? अंतिम वस्तु है। ठीक है, क्लियर है? एक उपभोक्ता ने शर्ट खरीदी तो अंतिम वस्तु है, और एक शर्ट के व्यापारी ने शर्ट खरीदी तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपनी बुक से क्वेश्चन ज़रा देखिए, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में डिफरेंस, और उन क्वेश्चंस को करिए क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। अभी आप ये वीडियो रीड कर लीजिए ढंग से। ठीक है।